गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर बनाने जा रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम थी जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आगे से उम्मीद करेंगे कि वॉइस में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको प्रॉपर वीडियो मिले। ठीक, तो आज हम सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which depend on number of solute particles, which depend on number of solute particles, number of solute particles are called कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और सॉल्यूट पार्टिकल्स को ही कहते हैं नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस या सॉल्यूट पार्टिकल को कैलकुलेट करना आना चाहिए। कई बच्चे होते हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल को कैलकुलेट नहीं कर पाते, जिसके कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आज आपको हम पहले नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ आयंस को निकालना सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी कंपाउंड लिया, यहाँ पर ले लिया कैल्शियम क्लोराइड, एक एग्जांपल दिया कैल्शियम क्लोराइड। अगर इसमें हमें नंबर ऑफ आयंस या सॉल्यूट पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले इसे हमें डिसोसिएट करना पड़ेगा। और ये किस में डिसोसिएट होगा? कैल्शियम +2 Cl- में। अब हमने इसको डिसोसिएट तो कर लिया, अब इसमें नंबर ऑफ आयंस काउंट करना है। तो नंबर ऑफ आयंस जो काउंट करेंगे, कोफिशिएंट को काउंट करेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? जब कुछ नहीं रहता तो उसको 1 मानते हैं। और यहाँ पे कितना है? 2। तो 1 + 2 कितने आयंस हो गए? 3। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ आयंस की, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि एक हमारा कैल्शियम है और 2 क्लोराइड आयन है। तो एक कैल्शियम आयन, 2 क्लोराइड आयन, टोटल आयंस कितने हो गए? 3। जैसे यहाँ पर हमने दे दिया Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो 2Al + 3 2Al + 3 + 3SO4 - 2। यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है? 2 और सल्फेट कितना है? 3। तो 2 + 3 कितने आयंस हो गए हमारे? 5। कितने आयंस हो गए? 5। तो सबसे पहले हमें कोई भी कंपाउंड है तो उसको डिसोसिएट करेंगे और डिसोसिएट करने के बाद कोफिशिएंट को हम काउंट कर लेंगे। जितना यहाँ होगा दोनों का सम कर देंगे तो नंबर ऑफ आयंस आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें जल्दी करना, डिसोसिएट ना करना पड़े, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 2, तो 1 और 2 3 हो गया।
एल्युमिनियम 2 है, सल्फेट 3 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 5, या हमने ऐसे लिख दिया Na3PO4। आप इसको डिसोसिएट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप सोडियम कितना दिख रहा 3, और यहाँ पे याद रखिए फास्फेट आयन है, फास्फेट में होगा 4PO नहीं करेंगे, नहीं तो नंबर ऑफ आयन्स क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे PO4 में टूटेगा और Na3 प्लस में, तो PO4 1 है और Na3 कितना है, सोडियम कितना है 3 है, तो यहाँ पे कितने आयन्स हो जाएंगे 4 आयन्स। आपका जैसे नाइट्रेट हो गया, फास्फेट हो गया, क्लोरेट हो गया, ये सभी जब आते हैं तो वहाँ पे उन सबको हम रेडिकल्स के फॉर्म में समझते हैं और उसको हमेशा कितना रखेंगे 1। जैसे और एग्जाम्पल हमने दे दिया, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए PbNO3 का होल ट्वाइस, ये गिवन है। अब इसमें अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो Pb+2 माइनस, यहाँ पर लेड 1 है, नाइट्रेट 2 है, तो नंबर ऑफ आयन्स कितना हो गया 3 हो गया। अब अगर इसको हम डिसोसिएट ना करें तो यहाँ पे आपको लेड कितना दिख रहा 1 और नाइट्रेट कितना है 2, तो कितना हो गया 2 और 1 3। या अगर हमने इसको लिया Mg3PO4 का होल ट्वाइस, अगर आप बिना डिसोसिएट किए बताना चाहते हैं तो मैग्नीशियम कितना है 3 और फास्फेट कितना है 2, तो कितना हो गया 3 और 2 5। या अगर आप डिसोसिएट कर देते हैं तो Mg+2+2PO4 -3, तब भी हमारे नंबर ऑफ आयन्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ आयन्स आएंगे 5। आप डिसोसिएट करके करें या डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट करना है तो रेडिकल का ध्यान रखिएगा कि फास्फेट है, नाइट्रेट है, सल्फेट है। अगर आपको ऐसे दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो कुछ बच्चे होते कहते हैं कि इसमें 4 आयन है, 4 आयन नहीं, इसमें एक कैल्शियम है और एक कार्बोनेट, सिर्फ 2 ही आयन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कैल्शियम +2 CO3 -2, तो नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए 2, क्योंकि कोफिशिएंट देखा जाता है। तो यहाँ पे इसको भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ए एक ही होगा, इसको अलग नहीं लिखेंगे कि हम 3CO कर दें। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कैल्शियम और कार्बोनेट आयन के रिगार्डिंग बात करना है। तो कैल्शियम है कितना 2 1 है और कार्बोनेट भी कितना 1, तो नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए 2। अब इसके बाद अब हमें जानना, अगर नंबर ऑफ आयन्स उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। अब इसके बाद हमें जानना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कितनी। तो जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बेसिकली 4 हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड 4 ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देगा तो उसमें कुछ न कुछ स्पेसिफिक वर्ड लगा रहेगा। जैसे यहाँ वेपर प्रेशर ना देकर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर दिया, अगर हमको सिर्फ वेपर प्रेशर कहता तब वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना होती, लेकिन यहाँ रिलेटिव लोअरिंग टर्म यूज हो गया, तो इसका मतलब ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना क्या कहलाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम सिंपली बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। वैसे यहाँ पे डिप्रेशन वर्ड यूज हुआ है और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका अपना स्पेसिफिक है ही है। तो यहाँ पर एक एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और इसमें एकदम सीक्वेंस है ताकि हर लेवल का क्वेश्चन हमारा होता जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से 1 बाय 1।
तो अगर इसके मतलब को समझें तो इसको पढ़ाने से पहले कुछ इसमें बताएं, तब आपको जाके क्लियर होगा कि क्या कहता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग मतलब वेपर प्रेशर का घटना, वेपर प्रेशर का घटना क्या कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर घटेगा कैसे, हमें पहले इसको समझना है, और उससे पहले हमें समझना है कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो पहले हम वेपर प्रेशर समझेंगे, तब हम समझेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर क्या है, क्योंकि पहले हम वेपर प्रेशर समझेंगे तभी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ में आएगा। तो अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें तो एकदम सिंपल सा डिफिनीशन होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ ए लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। कहने का मतलब वो प्रेशर जो वेपर एक्सर्ट करता है, वो प्रेशर जो वेपर एक्सर्ट करे एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, वही क्या कहलाता हमारा वेपर प्रेशर। और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेपर सॉल्यूट मस्ट बी वोलेटाइल इन नेचर। जो सॉल्यूट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सके। फिर इसी पे राउल्स लॉ आता है, और राउल्स लॉ क्या कहता है कि राउल्स लॉ ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो हमारा वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसको हम दो सॉल्यूशन लेके आपको समझाते हैं तो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, दो कंपोनेंट लेके चलेंगे। अब यहाँ पर स्पेसिफिक समझिएगा, मान लीजिए हमने कंपोनेंट लिया, यहाँ पर एक कंपोनेंट ए लिया, अब कंपोनेंट ए लिया, अब इसका मोल फ्रैक्शन XA होगा, तो इसका अपना कुछ न कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो हमने यहाँ कह दिया PA, और PA क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। इसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, प्योर कंपोनेंट ए कंपोनेंट का प्योर पेपर प्रेशर प्योर। अब सेकेंड अगर हमने लिया, सेकेंड सोल्यूशन हमने लिया यहाँ पर B। अब अगर हमने B सोल्यूशन को ऐड किया इसमें, तो इसका मोल फ्रैक्शन XB होगा, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा PB होगा, और PB क्या रिप्रेजेंट करता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B। अगर यहाँ पर इन दोनों को हम मिक्स कर दें, ऑन मिक्सिंग, हमने क्या बोला, ऑन मिक्सिंग, अगर इसको हम मिक्स कर दें दोनों को, जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो यहाँ पर A और B दोनों आ गए इस सॉल्यूशन में दोनों। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, अब इस पे XA भी होगा और XB, दोनों मोल फ्रैक्शन होंगे, क्योंकि दोनों कंपोनेंट को क्या किया, मिक्स किया। तब यहाँ पे जो आपका प्रेशर आएगा, अब प्योर कंपोनेंट नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर टर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, A का निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B, और B का निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो यहाँ पे PA क्या बताता है, पार्शियल प्रेशर, हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर जब मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग करने के बाद जो भी कंपोनेंट A और B आया है उसका हम क्या मेजरमेंट करेंगे, पार्शियल प्रेशर। अब अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है जो दिया गया है, तो अभी हमने बताया कि जो वेपर प्रेशर होता है वो हमारे जो मोल फ्रैक्शन होगा यहाँ पे सॉल्यूट का, उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, समझिएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू P0 A इंटू XA। अब यहाँ पे इसको P0 कर दें ताकि क्लियर रहे आपको। P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A, और यहाँ क्या है P0 B, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B।
तो पी ए क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए क्या एक्सप्लेन करता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और एक्स ए क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को मेजर करें तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो हमारा अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा। अगर हम दोनों को यहाँ पे लिख दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पे हमें एक एक जो भी कंपोनेंट दिया है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, एक्स से क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी एंड एक्स बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इस पे आते हैं, दो केस बनता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो कैसे इस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एक बार फिर समझा देते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन दिया है, एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, तो जो कंपोनेंट ए है उसका मोल फ्रैक्शन ए होगा, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट का पी नॉट ए होगा, वैसे बी का होगा। दोनों जब मिक्स कर देंगे तब वहाँ जो वेपर प्रेशर आएगा प्योर नहीं निकलेगा, फिर वहाँ पे पार्शियल प्रेशर टर्म यूज करेंगे। तो जब मिक्स करेंगे तो पार्शियल प्रेशर पी ए एंड पी बी टर्म यूज होगा। तो पी ए अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वैसे बी का निकल जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब समझिएगा। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कहा कि जो लिक्विड ए और बी दोनों लिए गए हैं वो क्या है आपस में, वोलेटाइल एंड मिसिबल। हमने क्या कहा, केस फर्स्ट, इफ लिक्विड ए एंड बी, इफ लिक्विड ए एंड बी both are volatile and miscible, both are volatile and miscible with each other, then तब क्या यूज करेंगे, जो हमने फार्मूला एक्सप्लेन किया उसी का यूज करेंगे। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तब इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। और आपको क्वेश्चन में वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट ए का दिया होगा, मोल फ्रैक्शन अगर दिया है तो ठीक, नहीं तो पहले मोल गिवन होगा तो उससे हम मोल फ्रैक्शन पहले काउंट करें, पहले कैलकुलेट करेंगे, तब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब आता है केस सेकेंड। केस सेकेंड ये कहता है कि इफ लिक्विड ए इज वोलेटाइल, ए इज वोलेटाइल एंड बी इज नॉन वोलेटाइल, बी इज नॉन वोलेटाइल, देन अगर लिक्विड ए क्या है, वोलेटाइल, और बी क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो यहाँ पर जो हमारा पी नॉट बी है वो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन हमारा जो एक्स बी है वो जीरो नहीं होगा। जो वेपर प्रेशर बी कंपोनेंट का होगा, नॉन वोलेटाइल है, वेपर का फॉर्मेशन नहीं बना रहा, तो उसका जो वेपर प्रेशर है जीरो होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन जीरो नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस, जब ये जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए।
तो यहाँ पर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, XA इज इक्वल टू PS अपान P नॉट A, PS अपान P नॉट A। इससे हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अभी हमने बताया कि जब लिक्विड भी नॉन वोलेटाइल होगा तो वहाँ पे P नॉट भी क्या हो जाएगा, 0, लेकिन मोल फ्रैक्शन 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे तो वेपर प्रेशर 0 हुआ, मोल फ्रैक्शन 0 नहीं हो रहा है, तो मोल फ्रैक्शन को हमें निकालना है। तो जब मोल फ्रैक्शन को हमें निकालना है तब इसको समझिएगा कैसे इसको हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर होगा सबको। तब यहाँ पे देखिएगा, हम बता रहे हैं नीचे से ही चल रहा अभी। यहाँ पे जो नीचे कंपोनेंट दिया इसी से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर आपने लिखा कि हमने यहीं से चलने स्टार्ट कर रहे हैं कि PS इज इक्वल टू P नॉट A XA। क्लियर। अब यहाँ पे ये तो हमारा फार्मूला बना कब, जब लिक्विड भी क्या था, नॉन वोलेटाइल, तब इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर हमने कहा कि XA का मोल फ्रैक्शन तो निकल जाएगा, अगर XA हमें निकालना है, गिवन है, तो PS अपान P नॉट A होगा। अब यहाँ पर हमें B का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है और दूसरा गिवन है, हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर हमें XA पता है, XB निकालना है, तो 1 माइनस XA हो जाएगा। अगर हमारा XA गिवन है या XA हमने कैलकुलेट कर लिया और हमें XB निकालना है, जब XB निकालना होगा तो 1 माइनस XA कर देंगे हम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो XB की वैल्यू आपने यहाँ पे निकालना है, तो XA गिवन कितना है, यहाँ इस फार्मूले से देखिए, अगर हम इस जगह XA की जगह इसको पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, XB इज इक्वल टू 1 माइनस PS अपान P नॉट A, ये आ जाएगा। अब अगर इसको हम सिंपल वे में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा XB इज इक्वल टू, इधर हम लिख दे रहे हैं, अगर यहाँ प्रॉब्लम हो तो हमने इसे कर दिया, XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PS अपान P नॉट A। ये आ जाएगा आपका फार्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B निकालने का। तो अब इस पे हम एक क्वेश्चन लगवा दें, कैसे का सॉल्व करना है, कैसे करना है, क्या रखना है, ताकि एकदम क्लियर रहे। तो उम्मीद करते हैं कि वेपर प्रेशर समझ में आया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब दोनों कंपोनेंट आपस में मिसिबल हैं, जब दोनों कंपोनेंट आपस में वोलेटाइल और मिसिबल हैं, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पर हम दोनों के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। और अगर कंपोनेंट भी हमारा नॉन वोलेटाइल है या ए नॉन वोलेटाइल हो, कोई भी हो सकता है, अगर नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0, लेकिन मोल फ्रैक्शन 0 नहीं होगा, और उससे फिर आगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपने वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखा, तो इस पर एक क्वेश्चन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया गया, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन आर 150 mm and 50 mm respectively. Full stop. A solution is prepared by mixing equal weight of benzene and toluene. Assuming the solution to be ideal, calculate the vapor pressure of solution. अब यहाँ पे इसमें पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे जब इक्वल वेट बेंजीन और टॉलुइन का गिवन है। अब इक्वल वेट क्या है, अब आप खुद डिसाइड करिए कि इक्वल लेना है तो चाहे दोनों का 1 1 रख दें,
2 रख दें, 100 ले लें, दोनों का इक्वल रखना है, जो भी वेट लेना है इक्वल लेना है। अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। PS इज इक्वल टू P0AXA प्लस P0BXB। तो यहाँ पर जो हमें दिया है, यहाँ पे P0AXA, अगर इसको हम बेंजीन का ले लें और इसे टॉलुइन का, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो दिया है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, किसका दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, ये हमको गिवन है 150 mm, और वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुइन ये हमारा दिया है 50 mm। अब उसके बाद यहाँ पर हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है, केवल वेट दिया, वो भी इक्वल दिया है, वेट भी गिवन नहीं है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर बेंजीन लिया और हमने दूसरी जगह लिया टॉलुइन, क्या लिया, टॉलुइन, तो पहला स्टेप क्या रहेगा कि हम बेंजीन को, मान लीजिए यहाँ पे वेट दे रहा है, वेट आपका कितना है, इक्वल दे रहा था, हमने यहाँ 1 ग्राम ले लिया, और यहाँ पे भी वेट कितना ले लिया, 1 ग्राम, दोनों का वेट ले लिया 1 ग्राम, या आप इसको 2 ग्राम ले लीजिए, दोनों को 100 ग्राम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए इसमें। तो यहाँ पे जब निकाल लिया, अब उसके बाद बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट आप लोग ऑलरेडी काउंट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। बेंजीन C6H6 होता है, तो यहाँ पे 12 × 6 तो कितना आ जाएगा, 72, और 72 + 6 78 हो गया। और यहाँ पर हमारा टॉलुइन है C6H5CH3, अगर इसका हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो कितना हो गया, 72 + 5 + 12 + 3। जिसको ना निकालना है वो भी सीख ले यहाँ पे, क्योंकि आपको अब कैलकुलेशन फास्ट करना है इस पर। यहाँ पे आ जाएगा 72 + 20 92। तो यहाँ पे इसका मोलर मास 92 आ गया। तो पहला स्टेप है कि आपने इक्वल वेट रखा, अब दोनों का आपने इक्वल वेट लिया 1 ग्राम, इसका मोलर मास 78, टॉलुइन का मोलर मास 92। तो पहला स्टेप है, अभी हम मोल फ्रैक्शन नहीं, अभी हम मोल को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मोल निकालेंगे W/m से, W कितना, 1/78, और इसका मोल निकालेंगे तो W/m इज इक्वल टू 1/92। ये दोनों का क्या आ गया, मोल आ गया। अब दोनों का मोल आ गया तो हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। हम ऊपर शो कर दे रहे हैं, दोनों का हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। जब आपने दोनों का मोल निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालें तो जिसका पूछा जाएगा उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलुइन, जो भी दिया है। तो यहाँ पे कितना आ गया, अगर हम बात करें XB, तो आपका जो दिया है 1/78 डिवाइडेड बाई 1/78 प्लस 1/92। अगर इसको हम सॉल्व कर लें और दूसरे को माइनस कर दें तो आसानी से हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे एक का मोल फ्रैक्शन अगर हम निकाल लें तो दूसरे का हमारा आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो वैल्यू आएगा उससे हम क्या निकाल लेंगे, X टॉलुइन। तो X टॉलुइन निकालना है तो 1 - X बेंजीन कर देंगे, क्या रख देंगे, 1 - X बेंजीन। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, एक सॉल्व करिए, दूसरे को 1 से माइनस कर दीजिए तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, तब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया है समझिए, मान लीजिए इसको हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो देखिएगा कैसे करते हैं। यहाँ पर हम XB निकालना है तो 1/78, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.541। अब इसी को अगर हम इसमें से 1 में से माइनस कर देंगे
तो हमारा टॉलुएन का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब हम इस फार्मूले पे पुट कर दें, तो यहाँ पे ये जो हमने फार्मूला दिया, अब उसको समझिए। इस फार्मूले पे यहाँ पे अब हम इसको लिख दिया, यहाँ पर पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स वी प्लस पी नॉट टी एक्स टी, जो आपको दिया है बेंजीन और टॉलुएन का। तो यहाँ पर बेंजीन का दिया है 150 और एक्स बेंजीन आया कितना 0.541 और ये कितना दिया है 50 इंटू एक्स टॉलुएन है 0.459। अब इसी को सिंपली सॉल्व कर लेना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 104 के लगभग mmHg। यही हमारा क्या आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किसका आएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, कभी भी डायरेक्ट फार्मूले पे पुट मत करिए। पहले आप चेक करिए गिवन वैल्यू क्या है। होता क्या हम उसको सीधे रखना शुरू कर देते हैं। पहले आप जो निकालना है उसको पहले समझिए क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक हमेशा क्वेश्चन गलत होता रहेगा। तो पहले हम उसको गिवन वैल्यू को नोट कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें क्या निकालना है। जैसे यहाँ पे सब चीज़ दिया था लेकिन जो मोल फ्रैक्शन नहीं दिया था, इक्वल वेट दिया था। मोल देता तो भी आसान, मोल फ्रैक्शन दिया तो आसान था ही, लेकिन इक्वल वेट दे दिया, कोई वेट नहीं दिया, तो आप कुछ भी वेट लेके इसको कैलकुलेट कर सकते थे और सिंपली एकदम करते चले जाइए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है ज़रूर, लेकिन अगर आप एक सिंपल वे में करते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे बोर्ड के हो, सभी क्वेश्चन ऐसे अप्लाई करना है। कहीं किसी का पूछ लिया, कहीं P0 भी पूछ लिया, कहीं एक्स भी पूछा, कहीं कुछ पूछा, कुल मिला के इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आपको। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर घर पे और प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में हम वेपर प्रेशर तक ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उसका ग्राफ कैसे बनता है, कैसे उसको समझा जाए, और एग्जाम्पल में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो सब देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखें, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में।